अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बायोस्फीयर। पिछले लेक्चर में हमने एंथ्रोस्फीयर को स्टडी किया था। एंथ्रोस्फीयर की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, एंथ्रोस्फीयर की यूटिलाइजेशन के ट्रेस एलिमेंट्स के साथ हम उसको किस तरीके से के साथ कोरिलेट करते हैं। अब एंथ्रोस्फीयर के साथ ही एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से, जैसे कि आप जानते हैं, बायो मीन्स द लाइफ और स्फीयर इज समथिंग लाइक अ प्लेस, स्फेरिकल स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ मौजूद होगी। तो ऐसी जगह को हम बायोस्फीयर कह रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस बायोस्फीयर इन डिटेल। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आएँ तो बहुत सिंपली अगर हम इसको कहें तो इट इज़ एक्चुअली द इकोस्फीयर। Wherever is the ecosystem, wherever is the ecology, ऐसी जगह को, ऐसे स्फीयर को हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। तीन चीज़ों से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि बहुत अर्सा आप स्टडी भी करते रहे कि एटमॉस्फेयर एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हमारी एयर मौजूद है, ज़मीन से ऊपर का हिस्सा और ये टॉप लेवल तक ये सारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। जहाँ पर पानी मौजूद है, तमाम दरिया और समंदर, इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं। इसी तरह से लिथोस्फीयर, जहाँ पे हमारी सॉइल मौजूद है। सो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें, कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें ये आपस में कंबाइंड हैं, जिसकी बेस पे एक स्पेसिफिक इकोलॉजी डेवलप होती है, एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम डेवलप होता है। यहाँ पे अगर आप रेड सर्कल देख सकें, जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर कंबाइन हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। सो बायोस्फीयर इज़ एक्चुअली अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर द लिविंग थिंग्स। जहाँ पर तमाम लिविंग थिंग्स मौजूद होंगी, वहाँ पे लाइफ का होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम उसको बायोस्फीयर कहेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल चलाने के लिए वाटर की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। दैट्स वाई दे नीड हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। Complex biological epidermis on Earth. You know, epidermis of the Earth means the soil layer, the rocks. बायोस्फीयर की डायमेंशंस प्रिसाइज नहीं हुआ करती। we cannot say कि there is a particular boundary यहाँ पर बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर हर उस जगह पर हो सकता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर, एयर और सॉइल चाहिए। बायोस्फीयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिटरमिन्ड बाय द स्फीयर्स। अब बायोस्फीयर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ कौन डिटरमिन करता है? दे आर डिटरमिन्ड बाय द स्फीयर। अगर ऑर्गेनिजम्स पानी के ज़्यादा करीब रह रहे हैं, अपना दिन का 40-50%, 60% टाइम वो वाटर में गुजारते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। वो एक अलग टाइप का स्फीयर बना रहे होंगे। वो प्लांट्स जो पानी में रह रहे हैं, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी केमिस्ट्री, दैट विल बी टोटली डिफरेंट, बजाय उसके जो जंगल में, वो जो लैंड में रह रहे हैं, जिनको ग्रोथ के लिए। तो बायोस्फीयर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके स्फीयर के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। अब दो चीज़ों को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में फ़र्क क्या होता है। लेट्स से हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम इज़ बेसिकली अ फंडामेंटल सिस्टम, a fundamental environmental system consisting of the community of all living organisms in a given area and having a balanced cycle of chemical elements and energy flow.
तो इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा एनवायरमेंटल सिस्टम है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी जानदार कम्युनिटीज़ रहती हैं। एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारी जानदार कम्युनिटीज़ रह रही होंगी और बैलेंस्ड केमिकल साइकिल चल रहे होंगे। एक बैलेंस्ड किस्म का एनर्जी फ्लो भी होगा। ऐसे को हम इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का इकोसिस्टम, वहाँ पे कौन रह रहा है, ठीक है। एक जंगल में हो तो उसका इकोसिस्टम डिफरेंट होता है। तो बायोस्फीयर क्या होगा? अ ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स। अगर आप तमाम तरह के इकोसिस्टम्स को कंबाइन करते हैं, उसके सम को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक जोन हुआ करता है अर्थ पर, और ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। अब closed system, and it is largely self-regulating. Self-regulating means कि you don't need to put the energy, कि इसको आप खुद से रेगुलेट करें, ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट होता है। एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र होगी, दूसरे से तीसरे में। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पे एनर्जी फ्लो चलेगा, एनर्जी खुद से रेगुलेट होगी, और क्लोज्ड सिस्टम है। दो तरह के सिस्टम हुआ करते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। क्लोज्ड में यू डोंट नीड टू रेगुलेट एनीथिंग, ऑटोमेटिक एक स्टेबल सिस्टम होता है। जबकि ओपन सिस्टम में आप उस सिस्टम से कुछ लेते हैं और इन रिटर्न उसको कुछ दे भी देते हैं। अगर वो आप एक चीज़ जो उससे निकाल रहे थे एज ए बाय प्रोडक्ट और ख़ुद से कुछ इनपुट ऐड नहीं कर रहे, या ऐड कर रहे थे अब नहीं करेंगे, तो वो सिस्टम चल नहीं पाएगा। हेयर इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं एक बायोस्फीयर में। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ द एटम्स। एटम्स जो कि केमिस्ट्री में एक बहुत बेसिक यूनिट है, लाइफ का बहुत बेसिक यूनिट है। तो एटम्स दे फॉर्म डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जिससे आगे सेल्स बनते हैं। वो सेल्स टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं। आफ्टर द कम्बिनेशन दे फॉर्म द टिश्यूज़। वही टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जब उनकी फंक्शनिंग की कुछ स्पेशलिटी डेवलप हो जाए तो वो ऑर्गन्स की शक्ल ले लेते हैं। अब कुछ ऑर्गन्स यूनिसेलुलर टाइप में आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर भी आते हैं, स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं। तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा, कोई कॉम्प्लेक्स होगा। जब एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स एक जगह कंबाइंड होंगे तो वो पॉपुलेशन डेवलप कर देते हैं। अब डिफरेंट पॉपुलेशंस कम्युनिटीज़ डेवलप करती हैं। वो कम्युनिटीज़ जब कंबाइन होती हैं तो इकोसिस्टम बनना शुरू होता है। उससे आगे बायोम्स चलते हैं और मुख्तलिफ बायोम्स मिलके फिर बायोस्फीयर बनाती हैं। ये बायोस्फीयर अर्थ पर मौजूद है। अर्थ जो कि सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, और यही सोलर सिस्टम बहुत सारी गैलेक्सीज़ में से एक गैलेक्सी है, और अल्टीमेटली एक यूनिवर्स बनती है जिसमें ये तमाम गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। अब ये तो हो गया एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एटम टू द यूनिवर्स। इसमें जो बायोस्फीयर से लेकर ऑर्गेनिज्म की रेंज है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ द इकोलॉजी, और यही सिस्टम बायोस्फीयर कहलाएगा। अब हमने बात की थी कि बायोस्फीयर एक क्लोज्ड सिस्टम है। इट रेगुलेट्स बाय इटसेल्फ, इट रेगुलेट्स इटसेल्फ द एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी पर अगर आए तो एनर्जी कहाँ से आती है? बायोस्फीयर में एनर्जी आती है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। प्लांट्स दे मेक द फूड, दे कैप्चर द एनर्जी, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। इसके अलावा बायोस्फीयर में और जो एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, दे आर जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन एनर्जीज़ हैं जो कि बायोस्फीयर में नेग्लिजिबल कंसिडर होती हैं। इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। ज़्यादा जो इनपुट आ रहा है वो सोलर एनर्जी का है। ऑल दिस डिटर्मिन द नेचर ऑफ द इकोसिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कहीं पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो बायोस्फीयर है या वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बिहेवियर, उनका रहने का बिहेवियर डिफरेंट होगा। जियोथर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे भी टेम्परेचर बेस्ड
लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर डिफरेंट होगा। यहाँ एक इस अगर आप पिक्चर्स को देखें तो नंबर 1 लेवल 1 जो है लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, प्लांट्स। प्लांट्स बेसिकली दे आर गेटिंग द सोलर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। नेक्स्ट लेवल पे हर्बीवोर्स आ रहे हैं, और वो हर्बीवोर्स उस प्लांट को जब खाता है तो वही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स से नेक्स्ट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कार्निवोर्स में, और कार्निवोर्स से लेवल 4 पे चली जाती है डिकम्पोजर्स पे। दे आर द बैक्टीरिया, फंजाई और एनीथिंग। सो वी आर हेयर एट लेवल 3। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कि एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, और वही डिकम्पोजिशन के बाद जो लेवल 4 है वहाँ पे एनर्जी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और कुछ एनर्जी सॉइल में डंप हो जाएगी। Let's discuss the beginning of the life. Due to absorption of organic molecules by silicates and aluminosilicates, लाइफ स्टार्ट कैसे होती है? लाइफ स्टार्ट हुई कि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सॉइल पर या सिलिकेट्स पर और एल्यूमिनोसिलिकेट्स पर एडजॉर्ब हुए। ये पहला फेज़ है कि जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वहाँ अटैच होते हैं तो एक लाइफ स्टार्ट होती है। मोंटमोरिलोनाइट जो कि एक बड़ा फेमस मिनरल है, आप जानते हैं, इन जेल फॉर्म एक्जिबिट्स एबिलिटी टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अब इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन्स बनाता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, एलानिन, हिस्टिडीन, ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं। ये जब मोंटमोरिलो पे मौजूद होते हैं तो ये एक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स वहाँ से आते हैं। मोंटमोरिलोनाइट जो हैं, फॉर इंस्टेंस अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन मोंटमोरिलोनाइट फाउंड इन हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स। ये कुछ हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स थे वहाँ पे मोंटमोरिलोनाइट, और वहाँ से उनके ऊपर कुछ अमाइनो एसिड्स के डिपॉजिट्स मिले हैं। सो दीज फाइंडिंग्स द प्रेजेंस ऑफ सम अमाइनो एसिड्स इट शोज देयर वाज अ लाइफ। Montmorillonite minerals are enriched in several trace elements including manganese, copper, zinc। अब साथ में ही इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं जिसको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। सिलेक्शन टू सोल्यूशन। बायोलॉजिकल सिलेक्शन कंट्रोल्स केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट। हमने पहले भी एक जगह बात की थी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, उसमें किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये डिटर्मिन करती हैं वहाँ के रॉक्स, वहाँ की सॉइल, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी। These controls are somewhat limited with respect to trace elements. It can be trace elements, it can be the major macronutrients. Concentration of trace elements in plants are positively correlated with abundance of these elements in soils and even in underlying the rocks. This correlation creates several problems for the plants, animals and humans. अब इससे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, आप फॉर एग्जांपल एक जगह पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो आपके पास जितने भी प्लांट्स आएंगे, क्रॉप्स आएंगी, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट डेफिशिएंट होंगी। उसकी बेसिस पे आपके नेक्स्ट जो कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, दे विल आल्सो फेस द डेफिशिएंसी ऑफ सच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो एक पूरी जो पॉपुलेशन है, एक कम्युनिटी है, उसमें उन तमाम न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। सो हियर इज़ द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, सिलेक्शन ऑफ द मिनरल्स जो एक प्लांट में एंटर हुई और एक फाइनली फूड वेब में एंटर होती है। एनर्जी का फ्लो, अगर हम थोड़ा सा सॉइल साइंस के हवाले से बात करें तो क्या होगा, सॉइल के हवाले से डिकम्पोजिशन भी हुई। यू रिमेंबर दैट, जो हमने ऊपर बात की, एनर्जी फ्लो में डिकम्पोजिशन हुई तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ गए, और सॉइल बायोटा भी मौजूद हैं, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो। दे आर टेकन अप बाय द प्लांट्स, देन टू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड फाइनली ह्यूमंस के पास भी आ जाते हैं वो।
सॉइल फंक्शंस की अगर हम बात करें, सॉइल बीइंग अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द ह्यूमन सर्वाइवल। हाउ इट परफॉर्म्स फंडामेंटल रोल, ये एक सवाल है आपके लिए। सो आई विल बी लुकिंग फॉर द आंसर्स। इट इज़ कनेक्टेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी। सॉइल फंक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हाउ दे आर complex, they soil act as a filter, बफर के तौर पर भी काम करती है। सॉइल को स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम्स भी इसमें मौजूद हैं। इट प्रोटेक्ट ग्लोबल इकोसिस्टम अगेंस्ट इफेक्ट्स एंड द पोल्यूशन, वो भी इसमें डंप होते हैं। सो फंक्शंस ऑफ द सॉइल आर नॉट अनलिमिटेड but will remain effective so long as soil's properties and natural balance are preserved। यहाँ तक हम इसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सवाल हो इससे रेलिवेंट तो यहीं पे शेयर कीजिए, अदरवाइज़ आप यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, वी विल कम्युनिकेट देयर। थैंक यू सो मच।